मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और ये लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस लेसन का। अब देखिए, आपका आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कह सकते हैं अपन उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। अब उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व जो है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, कोई संकुल होता है, उसमें मेटल होता है और होता है लिगेंड। मेटल और लिगेंड के बीच के अंदर क्या होता है, एक परबल आकर्षण बल होता है, एक स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच में, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों के बीच में। और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है काफ़ी स्टेबल होता है। बाकी अदर जो कंपाउंड है उनके कंपैरिजन के अंदर काफ़ी स्टेबल होता है, वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर अगर मेटल और लिगेंड के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इसमें ये बता रखा है कि लिगेंड और मेटल के बीच के अंदर जब एक इक्विलिब्रियम, एक साम्य अवस्था उत्पन्न होती है, तो साम्य अवस्था पर डिसोशिएट पार्ट और अनडिसोशिएट पार्ट, आयनित और अनायनित जो भाग होता है, उनके बीच में जो साम्य होता है, उस साम्य से अपन क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में आगे अपन जो है पढ़ेंगे। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण ले रहा हूँ इसको स्टेबिलिटी को समझाने के लिए। Ag+ है, जैसे Ag+ है और 2NH3 है। इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस केमिकल रिएक्शन में, ये मेटलाइन है, केंद्रीय धातु मेटलाइन, और यह है लिगेंड। तो ये जो है रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स इस प्रकार का ये बनेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आयोनाइज और अनआयोनाइज पार्ट है, डिसोसिएट और अनडिसोसिएट पार्ट है। और यहाँ पर एक Ks इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। Ks यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और Ks की वैल्यू जो है आपको पता है, Ks क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता। तो यहाँ पर Ks की वैल्यू जो है ये हो जाएगी AgNH3 ट्वाइस अपॉन ये जो रिएक्टेंट है Ag+ और NH3 की पावर। तो Ks की वैल्यू है, ये Ks जो है वो अपने कह सकते हैं Ks जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, S का मतलब स्टेबिलिटी है, और Ks यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और जिसकी वैल्यू निकालते हैं प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता का जो रेशियो होता है वो Ks होता है। और इसमें ये कहा गया है कि Ks डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। Ks जो है वो स्थायित्व के समानुपाती होता है। यदि किसी भी अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में Ks का मान बढ़ता है, Ks की वैल्यू बढ़ती है, तो हमेशा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ks की जो वैल्यू बढ़ने पर स्टेबिलिटी हमेशा कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है। तो मतलब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन कौन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी निकालने के लिए इस रिएक्शन के अंदर ये केस आ गया। ऐसे ही अपन और भी सिस्टम निकाल सकते हैं। अगर अपन देखें स्टेबिलिटी के, तो अपन और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया आपने Ag+ और Cn- एग्जांपल लिया, या साइनाइड जो है Ag यहाँ पर आगे जाकर के मेटल है, सेंट्रल मेटलाइन बनेगा और ये लिगेंड का काम करेगा। तो इसके बीच में भी अपन रिएक्शन करा सकते हैं। इसके बीच में रिएक्शन कराएंगे तो Ag
Cl का ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। इसके अंदर भी केस की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये केस की वैल्यू है। और ऐसी और भी अपन ले सकते हैं, यहाँ पर अपन कॉपर आयन भी ले सकते हैं, रिएक्शन में Cu+2 कॉपर आयन भी ले सकते हैं, और अमोनिया ले लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन में आप देखोगे आगे जाके Cu, ये केस है, CuNH3 4 और यहाँ आएगा +2। अगर इसमें केस की अगर वैल्यू अगर बात करें तो केस इक्वल टू होता है ये जो प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट। तो यहाँ पर अपने केस की वैल्यू निकालेंगे, केस इक्वल टू जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिएक्शन के लिए। तो ये प्रोडक्ट है CuNH3 4+2 अपॉन Cu+2 और ये हो गया NH3 का 4। तो इस प्रकार से अपन केस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में ये सिस्टम है कि भी ये जो स्टेबिलिटी होती है उसमें कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं, स्टेबिलिटी को कौन कौन से जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स वो होता है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के अंदर यदि पॉजिटिव चार्ज, उसका चार्ज इंक्रीज होता है किसी मेटल आयन का, तो चार्ज इंक्रीज होने पर वो मेटल आयन जो है वो किसी लिगेंड के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, किसी लिगेंड के साथ प्रबल रूप से बंधित होगा, और जिससे पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। यदि सेंट्रल मेटल जो आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक जो आवेश है बढ़ता है, तो उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो Fe है +2 है और एक अपने पास Fe3+ है, दो अलग अलग आयन है। अगर इन दोनों में कॉम्प्लेक्स की बात करें तो FeCN6 एक अपने पास में 4- है और एक अपने पास में FeCN6 3- है। अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स आयनों के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन स्टेबल है, कौन सा संकुल आयन स्टेबल है, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों आयनों पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर चार्ज ज़्यादा है। तो आप देखोगे इस +2 चार्ज है, इस +3 चार्ज है। अगर +3 चार्ज है तो अगर कंपैरिजन करें तो ये साइज भी इसका क्या, रेडियस भी इसकी कम होती है और चार्ज भी इसका ज़्यादा है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो ये इस लिगेंड के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, और जब स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो इससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा होती है इसकी कंपैरिजन में। तो इस फैक्टर में सेंट्रल मेटल आयन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता है तो उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके बाद का जो फैक्टर है, सेकंड जो फैक्टर है वो है लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति। अब लिगेंड, अगर कोई भी लिगेंड मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। अधिक क्षारीय अगर कोई लिगेंड है, अधिक क्षारीय का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से मेटल आयन को दे देता है, तो ऐसा यदि कोई लिगेंड है तो उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्षारीय प्रकृति ज़्यादा का मतलब है वो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से दान करता है। इस प्रकार लिगेंड की क्षारीय प्रकृति बढ़ने पर उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये बहुत ही फैक्टर इजी है। इसके बाद में किलेटेशन, किलेटेशन, किलेटीकरण, किलेटीकरण। आपको पता है किलेट जो बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है वो पार्ट लेते हैं। द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु के साथ जुड़ते हैं, सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं और किलेट बनाते हैं। किलेट एक रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है किलेट,
अगर किसी कॉम्प्लेक्स में किलेट बन रहे हैं तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मल जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके कंपेरिजन में काफ़ी स्टेबल होता है। और किलेट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं किलेटेशन बोलते हैं ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे CuEn का थ्राइस है जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका मतलब इसमें किलेट बनेगा। और इसके कंपेरिजन में मेरे पास में ये है, तो दोनों की कंपैरिजन करें अपन इस प्रकार से, तो दोनों की कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें बाइडेंटेड एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है, एक द्वितंतु का लिगेंड है। इसकी वजह से मतलब किलेट बनेगा, और किलेट बनने से ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके कंपैरिजन में स्टेबल ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब किसी भी कंपाउंड में किलेटेशन प्रॉपर्टी है, किलेट बन रहा है, तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो 3 फैक्टर हो गए, एक तो सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ लिगेंड और किलेटेशन। इन फैक्टरों के बाद देखिए अब अपन करते हैं यूजेज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशंस या यूजेज करते हैं। यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं इनके। यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज, एक अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन, अपनी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जिसे HB बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो उसमें सेंट्रल मेटल में होता है Fe होता है, आयरन होता है, Fe+2 आयरन होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स है। और बॉडी में हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है उसका क्या काम है ये आपको पता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल भी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से जो ग्रीन प्लांट से हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस के अंदर। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है उसमें, मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट मेटल होती है, कोबाल्ट। विटामिन B12 एक तरह से एनर्जेटिक जो है फूड है एक तरह से, और साइनोकोबाल्मिन जो है ये भी एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट है, वो सेंट्रल मेटल आयन है। इसी प्रकार से सिसप्लेटिन एक मेडिसिन है जो कैंसर पेशेंट के लिए काम आती है, कीमोथेरेपी में काम आती है। कैंसर जो पेशेंट होता है उसके लिए एक मेडिसिन का काम करती है सिसप्लेटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में केवल आता है इसका क्वेश्चन। और सिसप्लेटिन जो है इसका फॉर्मूला है प्लेटिनम NH3 का ट्वाइस और Cl2, ये होता है सिसप्लेटिन। सिस यानी समपक्ष, PTNH3 का ट्वाइस, Cl2, जो कि कीमोथेरेपी में काम आता है। कैंसर जो है कैंसर डिजीज होती है उसके उपचार में एक काम आता है सिसप्लेटिन मेडिसिन। इसके अलावा BAL ब्रिटिश एंटी नाम है ल्यूसाइट, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी के अंदर यदि पॉइजन वाले कुछ एलिमेंट्स, मरकरी है, PB है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉइजन वाले एलिमेंट्स है, और वो आने से क्या होता है बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो इसके हार्मफुल इफेक्ट को क्या करती है, कम करती है।